तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम क्लास के शुरुआत में 1-2 मिनट का रिवीजन करते हैं, और कल आपने कहा ही है कि हम क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कल की क्लास का थोड़ा सा फटाक से 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए, कल की क्लास में हमने सबसे पहले आपको बताया कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें कितनी बातें पढ़नी होती है, 4 बातें। और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि आपको जब भी ऐसा हम सवाल पूछे तो आपको इसका आंसर क्या करना है, 4। क्योंकि भाषा खंड में क्या होता है, अधिकतर सवालों का जवाब क्या है, 4 ही है। फिर हमने आपको दूसरी बात बताई कि हम सबसे पहले अपनी क्लास की शुरुआत कहाँ से करेंगे, वर्ण व्यवस्था से, ध्वनि व्यवस्था से। और भाषा में जो 4 बातें पढ़नी होती है उसमें सबसे पहले क्या है, ध्वनि व्यवस्था ही है। और ध्वनि व्यवस्था वाले चैप्टर्स में हमने आपको बताया कि हमें मुख्य रूप से 3 बातें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है कि जो वर्ण की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, और हमने आपको बताया कि वर्णों की जो उत्पत्ति है वो माहेश्वर सूत्र से हुई है। आप लोगों को याद है, चलिए अच्छी बात है। फिर हमने आपको दूसरी बात समझाया कि हमें वर्ण का क्या पढ़ना है, वर्गीकरण। और सामान्यतः हम वर्ण को 2 वर्गों में बांटते हैं, पर वर्ण का एक तीसरा वर्गीकरण भी हो सकता है, और उसको हम क्या कहते हैं, अयोगवा। और अयोगवा की संख्या आप लोगों को याद है? कुछ बच्चे अभी भी 2 बोल रहे हैं, 2 नहीं होगा, 4 होगा। 2 किस में होता है, हिंदी भाषा में। तो अयोगवा कितने हैं, 4 हैं। और फिर तीसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना था वो था वर्णों का उच्चारण स्थान। तो हम आज की क्लास में वर्णों के उच्चारण स्थान को ही पढ़ेंगे। पर उससे पहले आप लोगों के कुछ सवाल हैं, तो हम उन सवालों का जवाब दे दें, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, कल एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर स्वर और व्यंजन के बीच का थोड़ा सा और अंतर बताइए, और फिर जो स्वर की मात्रा है वो क्या होती है। और कल की क्लास में हमने इस पर बात नहीं की थी, तो आज हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। चलिए, तो हमने कल सबसे पहले आपको बताया कि वर्ण जो होते हैं उसको कितने वर्गों में बांटा जाता है। अब देखिए, सामान्यतः 2 वर्गों में है, पर कितने वर्ग में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में। और सबसे पहला वर्ग क्या है, स्वर। दूसरा वर्ग कौन सा है, व्यंजन। और वर्ण का जो तीसरा वर्ग है उसको हम क्या कहते हैं, अयोगवा। अच्छा, अयोगवा के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो अ के योग से बहते हैं, मतलब जिसके उच्चारण में अ का योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। तो बस मैंने वैसे ही बता दिया ये बातें। चलिए, अब आपका सवाल क्या है कि हमें स्वर और व्यंजन के बीच का अंतर बताइए फिर से। अब देखिए, कल हमने आपको बताया कि स्वर दरअसल क्या होता है, स्वतंत्र, जिसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता न ली जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या संस्कृत व्याकरण में कितनी होती है, 13। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखें, देखिए ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, स्वर के। और आप इन सब का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से कर सकते हैं, और इसमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और दूसरा वर्ण कौन सा, व्यंजन। और व्यंजन के लिए संस्कृत में एक श्लोक है कि परतंत्रा व्यंजना, कि जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ रहा है। और कल हमने आपको बताया भी था कि ब से व्यंजन, ब से ब्योरा, कि जो हमेशा किसी न किसी के पीछे रहे उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए, अगर हम व्यंजन का कुछ एग्जाम्पल लिखें। अच्छा, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हमने कल आपको बताया ही है, 33। चलिए, अगर हम कुछ व्यंजन का एग्जाम्पल लिखें। अब देखिए, जब भी आप व्यंजन का एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको ये बातें समझनी है कि हम इसके नीचे क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, क्योंकि ये व्यंजन का शुद्ध रूप इसी तरह से होता है। तो ये सारे दरअसल क्या है, व्यंजन है। अब सोचिए कि इन सारे के सारे वर्णों के अंत में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। और हलंत का मतलब क्या है कि इसके अंदर अ नहीं है, इसके अंदर भी अ नहीं है। जिस भी वर्ण के अंत में हलंत लगा हो उसका मतलब क्या समझना है कि इस वर्ण में अ शामिल नहीं है, या फिर कोई भी स्वर शामिल नहीं है। बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए, अब आपसे कोई बोले कि भाई जो हलंत वाला क है उसका उच्चारण करके बताओ, तो हम बिना अ के क का उच्चारण नहीं कर सकते। क किसी तरह से क्या होगा, हमारा मुख से अ निकल ही जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, स्वर के बिना अधूरे होते हैं। ये जो क है इसको किसी न किसी स्वर की क्या चाहिए, सहायता चाहिए। अगर इसमें अ शामिल कर दे तो ये पूरा हो जाएगा, या फिर हम ई शामिल कर दे फिर भी क्या होगा, ये पूरा होगा। और अब हम इसका उच्चारण कर सकते हैं।
क, की। तो व्यंजन वर्ण के बारे में आपको बातें समझ में आ रही है। चलिए, अब अभी आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, आधे होते हैं, और इसको पूरा होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्वर वर्णों की। अब देखिए, स्वर वर्ण जो है जब भी व्यंजन वर्ण के साथ जाएगा तो वो अपने असली रूप में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे हमने कौन सी ई लगाया है, दीर्घ, बड़ी ई, और बड़ी ई हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। अब देखिए, बड़ी ई का ये कौन सा रूप है, वास्तविक रूप है, असली रूप है इसका। पर ये जब इसने इसको पूरा किया तो इसने अपना रूप क्या कर लिया, बदल लिया। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ घूमने जाता है तो वो क्या करता है, अपने असली रूप में जाएगा या फिर थोड़ा बहुत मार्क्स वाक्स लगाते हैं ना। तो स्वर बहुत चालाक है, वो भी इस व्यंजन के साथ वैसा ही करता है। तो वो क्या करता है, अपने असली रूप में ना आकर जिस रूप में आता है वो इस रूप में इसको पूरा किया है। तो इसी रूप को हम क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा। तो अगर आपको कहीं पे ये बातें बतानी हो कि स्वर की मात्रा क्या होती है, तो व्यंजन वर्ग को पूरा करने के लिए स्वर जिस रूप में आता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा। और स्वर कितने होते हैं, 13, और मात्रा कितने होते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कितने मात्रा होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, कुछ लोग 12 बोल रहे हैं। अच्छा, आपने 12 खड़ी पढ़ा है, तो 12 खड़ी दरअसल हिंदी के लिए होता है, उसमें कितने मात्रा होते हैं, 12। और संस्कृत में मात्रा कितने होते हैं, ठीक है, तो 13-14 मात्रा होते हैं। तो आपको स्वर की मात्रा समझ में आ रहा है, या फिर एक और एग्जाम्पल दे, एक और एग्जाम्पल। चलिए, अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये ग लिखते हैं हम। अभी ग क्या है, आधा है, और ये शुद्ध व्यंजन है, अभी इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर व्यंजन है ये। अब मान लीजिए इसको हमें पूरा करना है या फिर इसका उच्चारण करना है, तो बिना स्वर के इसका उच्चारण संभव नहीं है। तो हमें कोई ना कोई स्वर चाहिए। इन 13 स्वर में से हम किसी भी स्वर को ले सकते हैं। और मान लीजिए हमने यहाँ पे अ लिया, तो यह ग क्या होगा, पूरा होगा। या फिर मान लीजिए हमने आ लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये गा बनेगा। अब सोचिए कि ये जो आ है हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पर ग के साथ किस तरह से आया है, सिर्फ ये मात्रा लगी है। और आपको पता है कि आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वो दरअसल उस वर्ण के अंदर ही शामिल हो जाता है। तो स्वर जब भी किसी व्यंजन को पूरा करेगा तो वो अपने असली रूप में नहीं करता, वो अपने बदले हुए रूप में करता है, और जिस रूप में करता है उसी को हम स्वर की मात्रा कहते हैं। तो जिस भी बच्चे का सवाल है आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, कल की क्लास में हमारा वर्ण वाले चैप्टर्स में एक पॉइंट बच गया था, और वो क्या था, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो हम उसी को समझते हैं। देखिए, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में इस तरह से हेडिंग्स बना लेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखिए, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको ये सब रटना पड़े, जितना आसान हो सकता है मैं उतना आसान क्या करना है, बनाकर पढ़ना है। और मेरा ऐसा मानना भी है कि पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक तो है कि हंसते हंसते पढ़ो, और दूसरा क्या है कि रो पीट कर पढ़ो। तो जब पढ़ना ही है तो क्यों ना हंस के पढ़े। समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमें क्या समझना है, वर्णों का उच्चारण स्थान। आपने बहुत कोशिश की होगी बचपन से उच्चारण स्थान को याद करने की, और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या हो जाती है। कभी तालु की जगह मुर्दा बोल देते, कभी मुर्दा की जगह तालु बोल देते। तो आज हम समझेंगे इन दोनों के अंतर को। अब देखिए, सीधे सीधे वर्ण के उच्चारण स्थान को पढ़ने से अच्छा है कि हम पहले हमारे जो मुख की बनावट होती है, कि हमारे मुख के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जहाँ से हमारा उच्चारण होता है, तो हम उसका एक डायग्राम समझ लेते हैं। तो हम एक डायग्राम बनाएं। चलिए, अच्छा, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है आप लोग समझ रहे हैं। और मुझे जिस विषय से सबसे ज़्यादा डर लगता है वो ड्राइंग ही है। और मुझे याद है अपने बचपन के किस्से कि जब हमारा एग्ज़ाम होता था ड्राइंग का, तो हम हर चीज़ बनाते थे, पर वो नहीं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। अपने मन से जो आता था वो सब बनाते थे, क्वेश्चन देखते ही नहीं थे और आज भी सबसे ज़्यादा ड्राइंग से ही डर लगता है।
तो आप लोग जब भी फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे हंसना नहीं है, आपको ठीक से समझना है। और अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप कि क्या बनाते थे? अच्छा देखिए, भारत के हर बच्चे को कुछ आता हो या फिर ना आता हो बनाने, 2-3 चीज़ें तो आती ही हैं। एक तो हमारा तिरंगा हो गया, झंडा, दूसरा मंदिर, और तीसरा जो झोपड़ी होता है, आपने बनाया बचपन में? तो आप सबने बनाया हुआ है। चलिए, तो आपको हंसना नहीं है। तो हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सी। चलिए, तो हमने पहले ही आपको कहा है कि आप लोग हंसेंगे नहीं। अच्छा, ये जिन जैसा लग रहा है ना? चलिए, तो हमने एक ह्यूमन का डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और हालांकि बन नहीं पाया उतना सुंदर। 1 मिनट, दोबारा कोशिश करते हैं। हे भगवान। चलिए, अच्छा आप लोग इसी से समझिए। देखिए, और ये हमारा क्या है, अब ऐसा समझ लीजिए कि मुख का रास्ता है, और इसके आसपास में हमारा वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड आप लोग ने सुना है? अच्छा, इसी को हम लोग कंठ कहते हैं। और देखिए, जितने भी लोग सिंगर बनते हैं वो चाहते हैं कि उनका वोकल कॉर्ड पे कंट्रोल हो, और वो वोकल कॉर्ड का ही सबसे ज़्यादा फोकस करता है और उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हमारे जितने भी आवाज़ होते हैं वो यहीं से निकलते हैं, इसकी मदद से ही निकलते हैं। और जिस व्यक्ति का ये खराब होता है उसको हम गूंगा कहते हैं। और हम यहाँ पे पहले कुछ दांत बना लेते हैं। ये हमने दांत बनाया है, आप लोगों को दिख रहा है? चलिए, अब देखिए, दांत के जो बगल वाला हिस्सा है, दांत का जो बगल वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं? तालू। अभी अगर आप च का उच्चारण करेंगे, च, तालाब में श, छ, ये सब का उच्चारण कहाँ से होता है? तालू से। तो हम तालू इसी को कहते हैं, जो दांत के बगल वाला हिस्सा है। फिर यहाँ पे एक सेंटर में हिस्सा है, उसको हम कहते हैं मूर्धा। जैसे आप ट बोलिए, और ट बोलने पर हमारा जीभ जहाँ पे स्पर्श होता है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। और फिर ये हमारा ओष्ठ हो गया, और ये क्या हो गया? नासिका, मतलब हमारा नाक हो गया। अच्छा, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। तो ये हमारे मुख के अंदर क्या होते हैं? मुख्य पार्ट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? अलग अलग वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो आपको तालु और मूर्धा में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि दांत का जो बगल वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? तालु, और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, मतलब तालु और इसके बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। और आपको जब भी मूर्धा ना पता चले कि क्या है, तो आपको ट का उच्चारण करना है। समझ में आ रहा है? तो अब ट, ठ जिसका भी उच्चारण करें, सबका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आ रहा है? मिटा दें इस डायग्राम को। चलिए, और अच्छा, आप लोगों को बनाना है? आप लोग बना पाएंगे ऐसा? मिटा देते हैं, बस आप लोगों को याद रखना है। अभी उच्चारण आसान को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक चार्ट बनाएंगे, और ये वो चार्ट नहीं है जो आपके मन में आ रहा है, मतलब दरअसल हम एक फिगर बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? इधर एक तरफ आपको लिखना है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? वर्ण। तो आप इस तरह से अपने कॉपी में एक चार्ट बना लेंगे। देखिए, तो हम इधर नीचे से शुरू करेंगे। आपको फिगर याद है? तो नीचे क्या था हमारा? कंठ था। तो हम सबसे पहले अगर हम कंठ की बात करें, देखिए, तो कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अ और आ। और आप बोल के भी देख सकते हैं। देखिए, जिन वर्ण के उच्चारण में कोई भी अवरोध ना हो, सीधे आवाज़ हम निकाल सकते हो, उसका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। जैसे अ बोलेंगे, आ बोलेंगे, तो हमारा जीभ, हमारा तालु, दांत, किसी भी चीज़ का इसमें रोल नहीं है। सीधे आवाज़ कहाँ से आती है? कंठ से। इसके अलावा जो कवर्ग है, और कवर्ग का मतलब समझते हैं आप लोग? ठीक है, क से लेकर अंग तक। चलिए, अच्छा, कल हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजन के बारे में,
तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि वो दरअसल वर्ग में होते हैं। जैसे क से अंग तक हो गया तो उसको एक वर्ग बना देंगे और उस वर्ग का नाम क्या रखेंगे, क वर्ग। जैसे हमें च से यहाँ तक बोलना होगा तो हमने उसको एक वर्ग में बना दिया है और उसको हम क्या कहते हैं, च वर्ग। उसी तरह से ट से लेकर के टवर्गी न तक टवर्ग होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जो विसर्ग होता है उसका भी उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से ही। और फिर एक व्यंजन वर्ण भी है अंत में, वो कौन सा है, हाँ। तो आपको कंठ में क्या करना है, इतने वर्णों को ध्यान रखना है। आप लोग नोट कर रहे हैं। चलिए, फिर दूसरा, अगर हम उधर से आगे बढ़ते जाए तो दूसरा क्या होगा, मूर्धा। चलिए, आप लोग सही बता रहे हैं। तो मूर्धा की अगर बात करें तो कौन कौन से वर्ण होते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें नोट करना है टवर्ग। और संस्कृत में एक स्वर होता है, उसको हम कहते हैं लरी। तो लरी का उच्चारण भी कहाँ से होता है, टवर्ग से ही होता है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि लरी का उच्चारण कहाँ से होता है तो आपको क्या बताना है, टवर्ग, सॉरी मूर्धा। फिर इसमें एक वर्ण होता है, आपने कभी सुना है, र, और एक होता है मूर्धन्य श, और आप इधर ला भी लिख लेंगे। तो इतने वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। तो आप लोग को यह बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आपसे पूछा कि मूर्धा में मूर्धा का उच्चारण किन किन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, टवर्ग। फिर एक स्वर है लरी, फिर र, मूर्धन्य श, और सबसे अंत में क्या है, ल। फिर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या होगा, तालु। और तालु में क्या याद रखना है, एक तो हर्षपी, दूसरा क्या होगा, दीर्घी। और उसके बाद य, फिर तालव्य श, और च वर्ग। और च वर्ग का मतलब क्या है, च से लेकर के यहाँ तक। तो याद कर पा रहे हैं आप लोग। चलिए, फिर आगे क्या होगा, ओष्ठ। ठीक है, अब देखिए ओष्ठ में कौन कौन वर्ण है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प वर्ग, फिर दीर्घु और हर्षपु और दीर्घु। याद हो रहा है आप लोगों को। तो प वर्ग में इतने ही वर्ण हैं बस। चलिए, तो ओष्ठ में हमें बस इतने ही वर्ण याद करने हैं। फिर सबसे अंत में हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से। और नासिका से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे उन वर्णों को लिखें, अब देखिए जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, कुल मिलाकर 5 वर्ग होते हैं, क से लेकर के प वर्ग तक। तो उन सबका जो अंतिम वर्ण होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से। जैसे आप देख रहे होंगे, क वर्ग में क्या होगा, ये भी आएगा। और ट वर्ग में क्या होगा, टवर्गी न भी आएगा। और फिर च वर्ग में क्या होगा, यह भी आएगा। तो ये सारे वर्ण क्या हो रहे हैं, इसके अंतर्गत भी आ रहे हैं, कंठ, मूर्धा, तालु के अंतर्गत। पर इन सबका एक अलग उच्चारण आसान होता है, वो क्या है, नासिका। तो अब उनको हम लिखें, ये, तो इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से। ये सब भी होते हैं, पर साथ साथ में नाक की भी सहायता हमें इन वर्णों के उच्चारण में लेनी पड़ती है। और इसलिए इन 5 वर्णों को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो आपसे कभी पूछे कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन होते हैं, तो आपको इन 5 को याद रखना है। और ये 5 क्या है, सभी वर्ग के अंत वाले वर्ण हैं। और फिर एक चीज़ है दंत, हमारे दांत। और बूढ़े लोग क्या कहते हैं कि वे दांत जो कभी थे, तो वो लोग इस तरह से याद करते हैं। और इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसे वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास दांत ही नहीं होते, तो वो इस वर्ण का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते। और वो उच्चारण में काफ़ी सारे दोष भी करते हैं, मतलब गलतियाँ करते हैं। तो आप आज ही जाकर घर पे अपने दादा और दादी से ट्राई करवाएंगे कि दंत वर्ण बोल के दिखाइए। चलिए, तो इसमें कौन कौन होगा, एक तो तवर्ग हो गया, और दूसरा क्या होगा, दंत सा, आपने बचपन से पढ़ा है।
चलिए, तो आपको ये पूरा का पूरा उच्चारण स्थान समझ में आ रहा है? ठीक है, मिटा दे इसको। नहीं, चलिए लिख लीजिए आप लोग पहले थोड़ा। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान हमने नहीं बताया है, और उन वर्ण का उच्चारण स्थान हम क्या करेंगे बाद में समझेंगे, और जब आप संधि को पढ़ेंगे तब। जैसे कुछ बच्चे ने क्या पूछा कि सर ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब देखिए, ए दो वर्णों से मिलकर बना होता है, आ प्लस में ई, या फिर बड़ी, आगे हम पढ़ेंगे संधि में, और आ नहीं सिर्फ आ भी हो सकता है। इन चारों में से किसी वर्ण का मेल होगा। अगर आ से, आ का ई से, आ का बड़ी ई से, आ का ई से और आ का बड़ी ई से, तो कौन से वर्ण की उत्पत्ति होगी? ए की। और आपको पता ही है कि आ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। ए का क्या है? तालु। तो इसका क्या होगा? कंठ तालु। तो जब हम संधि पढ़ेंगे तो आपको बाकी जो वर्ण बच गए हैं उनका उच्चारण क्या करना है, इसी तरह से बताना है। जैसे एक वर्ण क्या होता है, जैसे एक वर्ण होता है व। आपसे पूछे कि व का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो जब हम यन संधि पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि उ और अ। अब ऐसा मान लीजिए कि उ और अ मिलकर क्या बनता है? व। तो उ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? ओष्ठ, और अ का कंठ। तो इसका क्या होगा? कंठ ओष्ठ। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, तो संधि पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से अब बाकी जो वर्ण बच गए हैं उनका भी उच्चारण स्थान बता सकते हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और हमने 2 क्लास में पूरा का पूरा वर्ण व्यवस्था समझ लिया है, और कल की क्लास से हम शब्दावली को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।